अस्सलाम वालेकुम। टीएमसी वर्चुअल क्लास के अंदर मैं शेख मोहसिन आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ तलबा, इससे पहले हमने हिंदी के अलग अलग ग्रामर के हिस्से, राइटिंग स्किल के हिस्से, असबाक को देखा। आज हम हिंदी कंपोजिट के अंदर ग्रामर का जो सेक्शन है, राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है, राइटिंग स्किल के सेक्शन में से हम आज जो हिस्से को देखने वाले हैं वो है निबंध लेखन। तो निबंध लेखन के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, निबंध लेखन करते समय कुछ खामियां, कुछ गलतियां करते हैं। आज हम विस्तार से उन गलतियों को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि वो गलतियां आप अपने एग्ज़ाम में ना करें और उसकी वजह से आपके नंबरात के अंदर कोई कमी और कोई उसके अंदर कटौती ना हो। इसके लिए आज का लेक्चर आई होप आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये देखिए, उपयोजित लेखन, ये जो राइटिंग स्किल है, ये आपके कृति पत्रिका का चौथा सेक्शन है, चौथा हिस्सा है। उसके अंदर आपको जो प्रश्न आते हैं चौथे सेक्शन के अंदर दो प्रश्न आते हैं। चौथा प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न का अ आता है। अ के अंदर एक और दो प्रश्न होते हैं। एक के अंदर आपको लेटर राइटिंग करनी होती है जिसमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, उसमें औपचारिक, अनौपचारिक लेटर राइटिंग के मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर तफसील बताया हूँ। वो वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप इसी चैनल के अंदर नीचे स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पर गद्य आकलन है या कहानी लेखन है या जाहिरात या विज्ञापन लेखन जिसको हम कहते हैं, तो उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। उसके अलावा ये जो दूसरा सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का, सेक्शन 4 जो हमारा राइटिंग स्किल का आता है, जिसको हम कृति पत्रिका के अंदर भाग 4 कहते हैं। भाग 4 के अंदर हमारा जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसका हम आ वाला विभाग देखते हैं, जिसका हम आ विभाग के अंदर देखते हुए देखेंगे। तो निबंध लेखन इसके अंदर आता है। निबंध लेखन, हमको निबंध लेखन में करना क्या है, 60 से 70 शब्दों पर आधारित निबंध लिखना है। 60 से 70 शब्दों पर आधारित निबंध। अब निबंध लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो आपकी जो किताब है, टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। आप अगर देखेंगे तो निबंध को क्या कहा जाता है, निबंध में कौन सी चीजें, निबंध एक लेखन कला है, एक लेखन की कला है। निबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सुगठित अथवा सुव्यवस्थित, यानी किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से, मुनज्जम तरीके से जमा करना, किसी ख्याल को, किसी विचार को, किसी एक कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज करना, मुनज्जम करना, इसको हम निबंध कह सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। साधारण गद्य रचना की अपेक्षा निबंध में रोचकता और सजीवता पाई जाती है। जो दूसरे जो गद्यात्मक लेखन होता है, गद्यात्मक लेखन जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, जैसे हम शायरी को असनाफ सुफन कहते हैं, तो उसी तरह से असनाफ नस्र जो होते हैं जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो उसी यहाँ पर गद्य रचना इसको कहते हैं, असनाफ नस्र को। तो आगे यहाँ पे देखा जाता है, निबंध गद्य में लिखी हुई रचना होती है जिसका आकार सीमित होता है। उसमें किसी विषय का प्रतिपादन अधिक स्वतंत्र पूर्वक और अपनेपन और सजीवता के साथ किया जाता है। एक सूत्रता, व्यक्तित्व का प्रतिबिंब, आत्मीयता कलात्मक निबंध के तत्व माने जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर निबंध की रचना की जाती है। ये तो पैरा है, इसके अंदर जो बातें कही गई है मैंने तो पढ़ के आपको सुनाई है, समझाने की भी कोशिश की है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आई तो आप अपनी जो दरसी किताब है, टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अंदर आखिरी सफ़हात पर इन सारी तफसीलात को निबंध लेखन के शीर्षक पर, उन्वान पर आप उसको देख सकते हैं और वहाँ पर अपने टीचर से कंसर्न करके, टीचर से कॉन्टेक्ट करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बताना अभी फ़िलहाल ये है कि निबंध एक ऐसा एक्टिविटी है, एक ऐसा सरगर्मी है, एक ऐसी हमारे सामने कृति है जिसको हमें कैसा लिखना है, सुव्यवस्थित और सुगठित। सुव्यवस्थित और सुगठित का मतलब कि हमारे दिमाग में सारे कंसेप्ट पहले आ जाने चाहिए और उसी कंसेप्ट को हम बाद में एक्सप्लेन करते 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 अपने इससे अपना निबंध, अपना मजमून ख़त्म करने। तो इस बात को और आगे हम तफसील से जानने वाले हैं। निबंध लिखते समय कुछ बातों का ख्याल रखना है। प्रारंभ यानी जो स्टार्ट है, जो इसका हमको प्रस्तावना है, वो कैसे अच्छे से रखना है। उसके बाद विषय विस्तार है, समापन। इस क्रम से निबंध लेखन करें। 3 हमारे पास क्या होने चाहिए, उसके हिस्से होने चाहिए। पहला हिस्सा प्रारंभ, दूसरा विषय विस्तार और तीसरा समापन। इस तरह से 3 हिस्सों में। अब 3 हिस्सों में इससे मुराद क्या है कि आपको कम से कम 3 पैराग्राफ तो इसके अंदर बनाने ही बनाने। उसके अलावा विषय अनुरूप भाषा का प्रयोग करें,
भाषा प्रवाही और रोचक और मुहावरे वाली, मुहावरेदार हो, यानी उसके अंदर मुहावरे का भी इस्तेमाल हुआ, जैसी कहावतें सुवचनों का यथा स्थान प्रयोग किया गया हो। यथा स्थान, जहां जरूरत, जैसी जरूरत लगे, कोई आपने कहावत कह दी, मुहावरे या सुवचन लिख दिए, शुद्ध और सुवाच्य मानक वर्तनी के अनुसार निबंध लेखन आवश्यक है ना, कि इसके अंदर सुवाच्य यानी पढ़ने जैसा, ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ गड़बड़ लिख दे रहे कि वो पढ़ने में नहीं आ रही, ऐसे नहीं, बल्कि कैसा लिखना है, शुद्ध सुवाच्य यानी एकदम आसान, और शुद्ध यानी साफ सुथरी और मानक वर्तनी के अनुसार, ऐसा गलती ना हो। वो गलती अगर हम लिखने में करते हैं तो उस पर भी हमारे नंबरात कट जाते हैं। निबंध की रचना करते समय शब्द चयन, वाक्य विन्यास की ओर ध्यान देना आवश्यक है। निबंध लेखन में विषय को प्रतिपादन करने की पद्धति के साथ साथ कम से कम 4 अनुच्छेद की रचना हो। मैंने पहले क्या कहा था आपको, कम से कम 3 हो, लेकिन यहाँ पर आपकी अपनी दर्सी किताब के अंदर, आपकी अपनी पाठ्य पुस्तिका में वो साफ लिख रहा है कि कम से कम, क्या लिख रहा है कि कम से कम 4 अनुच्छेदों की रचना हो। 4 अनुच्छेद मतलब 4 पैराग्राफ आपको लिखने हैं, 4 अनुच्छेद आपको लिखने हैं। निबंध का प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासा वर्धक हो। निबंध का प्रारंभ यानी उसका स्टार्ट, शुरुआत कैसी हो, आकर्षक और जिज्ञासा पूर्वक, यानी एकदम ऐसी हो जो दिलचस्प हो। ऐसा निबंध से मध्य भाग में विषय का प्रतिपादन हो, जो विषय है उसका खुलासा हो। उसके बाद निबंध का मध्य भाग महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसमें निरसता ना हो। ऐसा नहीं कि मायूस हो जाए, बोर हो जाए, पढ़ने वाला बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कुछ ही नहीं है इसके अंदर, ऐसा नहीं, बल्कि ऐसा हो कि वो जुड़ा रहे उससे। निबंध का समापन विषय से संबंधित, सुसंगत, उचित, सार्थक विचार तक ले जाने वाला हो। यानी निबंध का समापन जो विषय से है, जो उसका उन्वान है, उससे जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं कि विषय एक तरफ जा रहा है, उन्वान एक तरफ जा रहा है, नहीं, उससे एक दूसरे से मजबूत होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये बात का भी हमको ध्यान रखना है। उसके बाद निबंध के जो प्रकार है, आत्मकथात्मक निबंध लिखते टाइम और वैचारिक निबंध लिखते समय आवश्यक बातें ध्यान में दी है। देखिए, इसके अंदर एक बात खास तौर से ध्यान रखनी है कि निबंध के जो प्रकार है, आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक में जिसके आप जो निबंध का सेक्शन दिया गया है, निबंध की जो मश्क दी गई है, उसी के अंदर बताया गया है कि 5 प्रकार के आपको निबंध आने वाले हैं। 5 प्रकार में से कोई 2 प्रकार वो आपकी कृति पत्रिका में आपसे पूछने वाला है, जिसमें से आपको करना एक ही है। अब हमको समझना तो 5 पड़ेंगे, तैयारी तो 5 की करना पड़ेगी, क्योंकि कब कौन सा पूछ लेंगे हमको पता नहीं। लेकिन जब यहाँ पर तफसील और कुछ विस्तार से जानकारी देने की बात आई तो सिर्फ 2 की जानकारी दी गई है, जिसमें आत्मकथात्मक और वैचारिक निबंध है। तो हम ध्यान रखें कि ये 2 निबंध ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछता है, ज्यादा बार बार इसको रिपीट किया जाता है, पूछा जाता है, क्योंकि इसका जिक्र आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक में मौजूद है। अगर आपकी दर्सी किताब में, आपकी टेक्स्ट बुक में इसका जिक्र मौजूद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा IMP वाला टाइटल हो सकता है, टॉपिक हो सकता है, इसको ध्यान में रखिए। तो आत्मकथात्मक निबंध लिखते समय क्या करना है, आत्मकथन अर्थात एक तरह से प्रकाया प्रवेश है, किसी वस्तु, प्राणी, पक्षी की जगह स्वयं को स्थापित करना, यानी खुद, जैसे एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, एक कोई और एक, जैसे मैं कोई किताब बोल रही हूँ, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, मैं एक मोबाइल बोल रहा हूँ, इस तरह का कोई भी कंसेप्ट ले। इसके अंदर क्या है, आत्मकथात्मक, जो अपनी खुद की आप बीती बताए, उसी को कहते हैं। उसके बाद वैचारिक निबंध कह रहा है कि वैचारिक निबंध लेखन में विषय से संबंधित में जो विचार होते हैं उनको प्रधानता दी जाती है। वर्णन, कथन, कल्पना से बढ़कर विचार महत्वपूर्ण होते हैं। आपके तखय्युलात, आपके ख्यालात क्या है, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी उन्वान के बारे में आपको क्या लगता है, आपकी फीलिंग क्या है, आपको वो बतानी होती है। उसके अंदर कोई भी दूसरी चीज ऐसी जो तखय्युलाती, ऐसी यानी मतलब आपके दिमाग के अंदर आपकी जो सोच है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो उसके अंदर दिखती है। तो ये कैसा होता है, इसकी हम तफसील से मालूमात लेंगे, कैसे निबंध आता है, कैसे लिखा जाता है, क्या चीजें आनी चाहिए, कौन सी चीजों को छोड़ना चाहिए, वो सब चीजें आगे बताई जाएंगी। तो निबंध के प्रकार देख लीजिए। निबंध के प्रकार मैंने जैसे आपको कहा था कि 5 प्रकार है। एक है पहला आत्मकथात्मक, दूसरा वैचारिक, तीसरा वर्णनात्मक, चौथा चरितात्मक और 5वां है कल्पना प्रधान। अब इसके अंदर उन्वान कैसे होते हैं, देखो, अगर आत्मकथात्मक रहेगा तो फटी पुस्तक की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूं, है ना। अगर वैचारिक है तो समाचार पत्र के उपयोग, विज्ञान के चमत्कार, है ना। अगर वर्णनात्मक है तो कहीं भी किसी भी चीज का, जो चीजें देख रहे हैं उसका जिक्र करना है। ऐतिहासिक स्थल की सैर, नदी के किनारे 2 घंटे, जो चीजें हम देख रहे हैं उसको बताना है।
अब चरित्रात्मक है अगर, तो मेरा प्रिय खिलाड़ी, मेरा प्रिय गायक, इस तरह के, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय शिक्षक, है ना, इस तरह के आपको उन्वान आ सकते हैं। कल्पना प्रधान है तो यदि मोबाइल ना होता, यदि ऐनक ना होती, इस तरह के आपको उन्वान आ सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के उन्वान आएंगे, कौन से निबंध के प्रकार में। निबंध के प्रकार कितने हैं? 5 निबंध के प्रकार हैं। अब 5 ये निबंध के प्रकार में से 5 प्रकार हैं। कितने? और वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। आपकी स्क्रीन पे आपको पांचों प्रकार दिखाई दे रहे हैं। कैसे आएंगे? आपकी दर्सी किताब में, पाठ्य पुस्तक में पीछे लिखा हुआ है ना, आप उसको देख सकते हैं। अब निबंध के इन 5 प्रकारों में से केवल 2 प्रकार के ही निबंध कृति पत्र में दिए जाते हैं। कृति पत्र में कितने दिए जाएंगे? 5 में से 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार दिए जाएंगे। 5 में से सिर्फ 2 प्रकार आने वाले हैं। ठीक है। अब इन दोनों निबंध प्रकारों में से विद्यार्थियों को केवल एक निबंध प्रकार पूरी करना है। देखो हमारे सिलेबस में कितने हैं? 5। आने वाले कितने हैं? 2। और उसमें से करने कितने हैं? 1। एक निबंध प्रकार को हमको क्या करना है? लिखना है। लेकिन ये एक को लिखने के लिए 5 की तैयारी पूरी करना पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? आगे बढ़ते हैं, 5 के एक प्रकार देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके दिमाग में ये चीज समझ में बैठ जाए और आपको इसको हल करते टाइम, इसको लिखते टाइम आपको आसानी हो। ठीक है, देखो पहला हम क्या करते हैं? आत्मकथात्मक की तरफ जाते हैं। आत्मकथात्मक में क्या है? एक फटी पुस्तक की आत्मकथा। अब आपकी स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ के आप आराम से बैठ कर देखो कि बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं किसी के आगे अपना दिल खोलूं। अच्छा हुआ मैं आप जैसे सहृदय व्यक्ति के हाथों में आई और मुझे अपने मन की बात कहने का मौका मिला। एक विद्वान लेखक ने बहुत परिश्रम से मुझे लिखा था। इसके बाद लेखक महोदय मुझे एक प्रकाशक के पास ले गए। प्रकाशक ने मुझे अपने प्रेस में भेजा। न जाने कितने अक्षरों को जोड़ जोड़ कर मुझे नया रूप दिया गया। ये पुस्तक क्या कर रही है? अपनी आत्मकथा बता रही है कि किस तरह से वो आगे बढ़ी। उसके बाद मुझे मशीनों में डालकर कागज पर छापा गया। अंत में मुझे पर सुंदर मुख्य पृष्ठ लगाया गया। मुख्य पृष्ठ यानी उसका फ्रंट पेज जो था वो लगाया गया। इसके बाद मेरे रूप का कहना ही क्या था। फिर मुझे एक दुकान की अलमारी में रखा गया। आखिर एक दिन मैंने उस दुकान से विदा ली। एक सज्जन ने मुझे खरीद लिया। उन्होंने मुझे बड़े यत्न से रखा। वो मुझे बड़े ध्यान से पढ़ते और हर पन्ने पर कुछ निशान लगाते या निशान करते। कुछ दिन उनके पास रहने के बाद मैं उनके एक मित्र के पास पहुंच गई, पर दुर्भाग्य से एक दिन वो मुझे बस में भूल गया। उनका जो मित्र था मुझे बस में भूल गया। उसके बाद फिर तो मैं एक बुद्धू के पल्ले पड़ गई। उसने मेरे 2-4 पन्ने पढ़े और मुझे एक और पटक दिया। एक दिन दुर्भाग्य से मैं एक रद्दी वाले के यहाँ पहुंच गई। उसने मेरा सुंदर मुख पृष्ठ फाड़ कर अलग कर दिया और बिकने के लिए रख दिया। पर मेरी किस्मत जोरदार थी, इसलिए मैं आपके पास पहुंच गई। आज मैं बहुत खुश नसीब हूं, पर अब मेरी हड्डियां ढीली हो गई है। इस स्थिति में भी यदि मैंने लोगों की कुछ सेवा की तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगी। ये क्या है? एक फटी पुस्तक की आत्मकथा है। क्या है? फटी पुस्तक की आत्मकथा। क्योंकि आपको एक ही डील करना है, तो अगर आपको फटी पुस्तक की आत्मकथा लिखना है तो किस तरह से आप लिखेंगे? पहले ही आपको बताया गया कि कितने अल्फाज का, कितने लगभग शब्दों का आपको ध्यान रखना है। उन शब्दों के ध्यान के साथ अगर आप ये डील करेंगे तो आपको आसानी होगी। अब ये दूसरा है। दूसरा क्या है? विचारात्मक, वैचारिक निबंध जिसको हम कहेंगे। तो वैचारिक निबंध के अंदर क्या है? विज्ञान एक समस्या। तो विज्ञान के ऊपर विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं वहीं कुछ अभिशाप भी मिले हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप है उसमें। तो प्रदूषण का अर्थ, अब प्रदूषण के अंदर वायु प्रदूषण है और उसके बाद जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो उसकी तमाम की तफसील आपको दी गई है। वो तफसील से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमको ये जो वैचारिक निबंध है कैसे लिखना होता है। देखो जल प्रदूषण कैसे बताया, कल कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर भयंकर जल प्रदूषण पैदा करता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित बदबूदार जल सब नानी नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। ये क्या है? जल प्रदूषण है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि आवाज की आलूदगी।
जिसको आवास की आदत के मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, परंतु आजकल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की चिल्पा, लाउड स्पीकर की कर्ण भेदक ध्वनि ने बहरेपन और तनाव को जन्म दे दिया है। इस तरह से ध्वनि प्रदूषण को बताया है। आगे देखिए कि प्रदूषण के दुष्परिणाम को बताया है। प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या है कि उसने बताया कि उपयुक्त प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। मानव जीवन जो है खतरे में आ गया है और खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गया है आदमी। गंदे जल के कारण कई बीमारियां फसलों में चली जाती है जो मनुष्य के शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियां पैदा करती है। भोपाल गैस कारखाने से ऋषि गैस के कारण हजारों लोग मर गए, कितने ही अपंग हो गए। पर्यावरण प्रदूषण के कारण ना समय पर वर्षा आती है, ना सर्दी गर्मी का चक्र ठीक तरह से चलता है। सूखा, बाढ़, ओला और प्राकृतिक प्रकोपों का कारण भी प्रदूषण ही है। अब हमको क्या करना है, प्रदूषण को कम करना है। वैचारिक निबंध के अंदर इस तरह से हम अपने विचारों को, अपने ख्यालात को, अपने तखयलात को जाहिर कर सकते हैं। निबंध लिखते समय ये बहुत जरूरी ध्यान रखना है बेटा आपको। आप सब स्टूडेंट्स ये जहन बना ले कि जिस भी उन्वान के ऊपर आपको मजमून लिखना है, निबंध लिखना है, तो आप उसका एक खाका अपने दिमाग में पहले बना लें। एक खाका एक दिमाग के अंदर अगर हमारे बना रहेगा तो बराबर से लिखते समय हमको बातें याद आती जाएंगी और हम बराबर से उसको रिदम के अंदर, एक रवानी के अंदर और एक तसल्सल के साथ लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या करें कि जब भी हम निबंध लिखने के लिए बैठे तो एक खाका एक जहन के अंदर हमारे मौजूद हो। अगर वो खाका रहेगा तो हमको लिखने में आसानी रहेगी। तो अब आगे क्या कह रहा है कि प्रदूषण के कारण क्या कारण है? प्रदूषण को बढ़ाने में कारखाने, वैज्ञानिक साधनों का अधिक उपयोग, फ्रिज, कूलर, वातानुकूलित एसी हम इस्तेमाल करें। वृक्षों का अंधाधुंध काटने से मौसम का चक्र बिगड़ गया है और घनी आबादी वाली क्षेत्रों में हरियाली ना होने की वजह से प्रदूषण बढ़ा है। अब उसके सुधार के उपाय, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए हमें चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हरियाली की मात्रा अधिक हो, सड़कों के किनारे घने वृक्ष हो, आबादी वाले क्षेत्र खुले हो, हवादार हो, हरियाली से ओत-प्रोत हो, कल कारखानों को आबादी से दूर रखने चाहिए और उनसे निकलने वाले प्रदूषण मल नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। ये ऐसा काम है जो कल्पना हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर, अब हम इसके अंदर अपने विचार रख रहे हैं कि किस तरह से हम प्रदूषण को कम करेंगे, किस तरह से प्रदूषण की समस्या का हम समाधान निकाल सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको कहा समाचार पत्र का उपयोग और उसके साथ साथ दूसरे जो उसके शीर्षक थे, जो उसके उन्वान थे, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना ख्यालात, अपने विचार, अपने बातों में, अपने लफ्ज़ों में उसके अंदर रख सकते हैं। तो एक बात खास तौर से ध्यान रखनी है निबंध लेखन कार्य करते समय कि हम पहले क्या कर ले, उसका कुछ ना कुछ एक खाका अपना एक दिमाग के अंदर बना ले। अगर ये खाका रहेगा तो हमको सारा आगे का डील करने में आसानी रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये क्या है, ये नदी के किनारे 2 घंटे है ना। तो ये वर्णनात्मक है। वर्णनात्मक निबंध यानी जो हम देखेंगे, जिस बात का हम मुशाहिदा करेंगे उसका हम जिक्र करेंगे। हमने पहले आत्मकथात्मक देखा, फिर वैचारिक देखा, अब वर्णनात्मक देख रहे हैं। अब वर्णनात्मक के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अपने नदी के किनारे 2 घंटे, ये दीपावली की छुट्टियों में अपने चाचा के यहाँ पंढरपुर गया। वहाँ मेरे कई मित्र थे। एक दिन शाम को हम कुछ मित्र चंद्रभागा नदी के किनारे निकल पड़े। चंद्रभागा नदी महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नदी है, प्रसिद्ध मशहूर नदी है। जब हम वहां पहुंचे तब सूर्य पश्चिम दिशा में पहुंच चुका था। अस्ताचल की ओर बढ़ते हुए सूर्य की अस्ताचल गुरूब यानी वो गुरूब होने के करीब था। अस्ताचल की ओर बढ़ते हुए सूर्य की किरणें अपने तेजस्वी तक खो चुकी थी। नदी का पानी सुनहरा लाल रंग की छटा बिखेर रहा था। शीतल मंद पवन बह रहा था। नदी के तट पर काफी चहल पहल थी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, चरवाहे गांव की ओर लौट रहे थे और अपने मवेशी को नदी में पानी पिला रहे थे। नौका विहार करने वालों का आनंद देखते ही बनता था। रंगी बिरंगी पोशाकों में सजी महिलाएं नदी में दीप दान कर रही थी। दीप दान करना आपने देखा होगा, कोई नदी किनारे के अंदर छोटी सी दीप के अंदर एक छोटा सा दीप लगाते हैं, छोटी सी मिट्टी के बर्तन में, और उसको नदी में छोड़ा जाता है, उसको दीप दान कहते हैं।
तो दीपदान कर रही थी। नदी किनारे पर कुछ दूर खोमचे वालों की धूम मची हुई थी। भेल पूड़ी के पास काफी भीड़ थी। कुल्फी मलाई और फल वाले भी थे। बच्चे गुब्बारे और खिलौने के पास ही जमे थे। जैसे उम्मन चौपाटी का माहौल होता है, हमने देखा है चौपाटी वगैरह का जो इलाका है, जो सरहद, जिसको हम किनारे वाला इलाका जो ऐसा होता है, तो उस इलाकों के अंदर बीच वगैरह होते हैं, तो वो ऐसा इलाके की बात है। हमने एक नाव तय की। नाव वाला बहुत ही दिलचस्प आदमी था। जल विहार कराते कराते उसने हमें चंद्रभागा के संबंध में पुराणों में वर्णित कुछ कथाएं सुनाई। चंद्रभागा के तट पर महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध संत तुकाराम ने स्वर्गारोहण किया था। तब तक आकाश में चांद पूरी तरह निकल गया था। यानी अब वो जो सूरज गुरूब हो चुका था और चांद आ चुका था। चांदनी चारों ओर फैल चुकी थी। चंद्रभागा के पावन तट पर कई मंदिर है। इनमें भगवान विट्ठल का मंदिर मुख्य है। हमने मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया और घर की ओर लौट पड़े। इस तरह से अब ये जो निबंध है हमारा, तो ये क्या है? वर्णनात्मक निबंध है। हमने इसमें वर्णन किया उन बातों का जो हमने देखा है। पहला जो था वो आत्मकथात्मक था, उसके अंदर किताब अपनी पुस्तक अपनी आप बीती बता रही थी। दूसरा था वैचारिक, जिसके अंदर आप जो है ना कोई समस्या या किसी बात को लेकर अपने विचार रख रहे थे कि उसके बारे में हमको क्या करना चाहिए, क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई है, पैदा हुई है, और उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अब यहाँ पर अभी हमने वर्णनात्मक निबंध को देखा है कि किस तरह से हमको वर्णन करना चाहिए, किस तरह से हमको ये जो हमारे मुशाहिदात है उसको बताना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रिय खिलाड़ी, है ना, ये एक निबंध का प्रकार है। उसके अंदर हम देखेंगे कि अब ये मेरा प्रिय खिलाड़ी आपकी पुस्तक के अंदर है, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या कह रहा है कि भारत खिलाड़ियों का देश है। मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर, इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी भारत के अंदर, कोहली जैसे खिलाड़ी ना देश का नाम पूरे विश्व में ये क्या कर रहे हैं? रोशन कर रहे हैं। फिर भी मेरा सबसे प्रिय और पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरा सबसे पसंदीदा और प्रिय खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर है। और ये कौन सा निबंध लिख रहे हैं हम? चरित्रात्मक निबंध है ना, किसी के चरित्र को बता रहे हैं हम, है ना, चरित्रात्मक निबंध। तो यहाँ पर क्या करें कि मेरा पसंदीदा खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर की शान, वो भारत की जान है। सचिन तेंदुलकर कौन है? भारत की शान और जान है। सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ? सचिन तेंदुलकर राजापुर में मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके बड़े भाई अजीत ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। सचिन अब मुंबई के शारदा आश्रम विद्या मंदिर में पढ़ाई कर रहे थे। वो तभी प्रशिक्षक रामाकांत आचरेकर के संदिग्ध में आए, यानी उनके ताल्लुक में आए, और तभी वो वहाँ से उन्होंने अपने क्रिकेट के जीवन की शुरुआत की। और फिर आगे उन सचिन के बारे में इस तरह से आप चरित्रात्मक निबंध के अंदर जिस भी प्रिय खिलाड़ी, प्रिय जन, या आपके जो भी आपका कंसेप्ट है, जो भी आपका चरित्र ऐसा है जिसको आप अपने निबंध के माध्यम से सबके सामने लाना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। उनकी खूबियाँ, खामियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, उनके कारनामे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम यहाँ पर अवाम के सामने, लोगों के सामने, पढ़ने वाले काराइन के सामने, जो पाठक जिसको हम कहेंगे, तो उनके सामने लाना चाहते हैं। हम एक चीज़ को लिख सकते हैं, जिस तरह से इस निबंध के अंदर पूरी चीज़ें लिखी है। सन 1989 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के पश्चात उन्होंने बल्लेबाजी में कई कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने टेस्ट एवं एकदिवसीय मैचों में सर्वाधिक शतक लगाए। टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। इतना ही नहीं, वो टेस्ट मैच में 14,000 से अधिक रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र खिलाड़ी है। इस तरह से जहां पर हम सचिन की पूरी बातें, सचिन ने अनेक पुरस्कार मिले हैं। राजीव गांधी खेल रत्न उनको मिल गया है। उसके बाद जब तक के भारत रत्न का पुरस्कार उनको मिल गया है, सम्मानित हो गया। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम खिलाड़ी है पूरे देश के, ये सर्वप्रथम खिलाड़ी है, खिलाड़ी के रूप में जिसको भारत रत्न मिला है, तो ये है। उसके साथ साथ सचिन क्रिकेट का उनको भगवान माना जाता है। वर्तमान में सचिन महाराष्ट्र के सांसद है। अब वो सांसद का उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो अभी वो नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर आ गई बात।
वो समाज सेवा भी करते हैं, उन्होंने कई गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी लिया है। वो बहुत ही प्रिय और अमृत वाणी के सबसे बातें करते हैं, यानी अच्छी सी बात करते, अमृतवाणी, अमृतवाणी मतलब मीठी बातें करते हैं, किसी से झगड़ा फसाद तंटा नहीं करते, गुस्सा नहीं होते। सचिन तेंदुलकर मेरे प्रिय खिलाड़ी है। इस तरह से उसने अब क्या किया, पूरे अपने प्रिय खिलाड़ी के बारे में पूरी बातें यहाँ पर उसने बता दी। उसी तरह हमको ध्यान देना है कि जिस भी चरित्रात्मक चरित्र के ऊपर हम अपनी ज्ञान को खोल रहे हैं, उसके अंदर लिख रहे हैं, तो उसके अंदर पूरी बातें यहाँ पर आनी चाहिए। अब आखिरी जो है वो है ये कल्पना प्रधान। कल्पना प्रधान जो निबंध है, ये ऐसे निबंध होता है जो सिर्फ कल्पनाओं में तखय्युलाती, सिर्फ क्या है, हम एज्यूम्शन के अंदर कर सकते हैं कि अगर ये ना होता, अगर ऐसा ना होता, अगर वैसा ना होता, अगर यूं ना होता, अगर वो मेरे को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, अगर मेरे को नगर सेवक बना दिया जाए, इस तरह का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आएगा कल्पना प्रधान में। अब इसको हम क्या कहेंगे उर्दू में, तखय्युलाती मजमून, जिसको हम इंग्लिश के अंदर इमेजिनेशन, बस हम इमेजिनेशन के अंदर क्या सोच सकते सोच लीजिए, क्या कर सकते कर लीजिए। हाँ, ये तो यहां पर क्या है, यदि मोबाइल ना होता, एक कल्पना प्रधान, कल्पना कीजिए कि अगर मोबाइल ना होता, कुछ लोगों का तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन बहरहाल आज मोबाइल हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई। जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान है, उस तरह से एक जरूरत का दर्जा आज हमने हमारे जिंदगी में मोबाइल को हासिल हो चुका है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहें कि ये हमको अब यहाँ पर लिखना है कल्पना प्रधान, यानी तखय्युलाती मजमून के अंदर हमको लिखना है यदि मोबाइल ना होता। उसके अंदर और भी, यदि ऐनक ना होती, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं शिक्षक होता, यदि मैं मुख्याध्यापक हो, इस तरह से कुछ भी आ सकता है, जो भी आप लिखना चाहें। आप एक कंसेप्ट बना ले। मजमून लिखने के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने दिमाग के अंदर एक खाका हो, उस खाके के एतबार से हम अपने मजमून को डील कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। उस मजमून को अगर हम उसी हिसाब से, जो अपना खाका जहन में बन चुका है, उसके हिसाब से डील करेंगे तो वो आसानी से डील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का एक और वरदान मोबाइल फोन आज हर व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आज मोबाइल के कारण हम दुनिया के किसी भी कोने से खड़े होकर किसी से भी बात कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करें, प्रस्तावना। ये प्रस्तावना आ गई। प्रस्तावना में क्या हो गया, हमने बता दिए विस्तार कि क्या है मोबाइल, मोबाइल की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसका महत्व क्या है, बता दिए। अब उसके बाद विस्तार बताएंगे क्या है, काम क्या करते हैं, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। आज हर कोई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मोबाइल फोन अपने पास रखता है। सभी लोग इसकी सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया है और कॉल है, और किसी भी तरह से हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। यदि कोई समय पर घर नहीं पहुंचा पा रहा है, कोई बीमार हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, तो फोन द्वारा घर वालों को सूचित किया जा सकता है। फौरन क्या करते हैं, हम उसकी खबर अपने घर वालों को पहुंचा देते हैं। ये कैसा पॉसिबल है कि हम अपने फोन उठाते हैं और फोन उठाकर क्या कर देते हैं, फट से फोन लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह से मोबाइल फोन से हमें केवल बात करने की ही सुविधा नहीं दी है, बल्कि इसके माध्यम से हम अपने मनोरंजन भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो आप बोलने की जरूरत ही नहीं है। एंड्रॉइड के अंदर इतनी सारी चीजें, इंसान सारी दुनिया को भूलकर उसी में लग जाता है। घड़ी, कैलेंडर, अलार्म, गेम, फेसबुक, समाचार, व्हाट्सएप आदि की सुविधा भी मोबाइल ने हमें दी है। ये मोबाइल का एडवांस वर्जन है। ये जितना एडवांस होते जा रहा है, उतने एडवांस होने के साथ साथ ये हमारे लिए बड़ा कारआमद और बड़ा ही मुफीद साबित हो रहा है। लेकिन इसकी कुछ मनफी असरात भी है, कुछ उसकी खामियां भी है ना। और उसकी खामियां आपको बतानी है तो आप बताएं, अगर उसकी खूबियां बतानी है तो वो बताएं। इसलिए मैंने आपको इससे पहले ही कहा कि निबंध लिखने से पहले आप अपने दिमाग के अंदर एक सेटअप, एक खाका बना ले, तो आपको उसके हिसाब से डील करने में आसानी रहेगी। अगर आपने अपने दिमाग में खाका बनाया कि मैं सिर्फ खूबियां लिखूंगा, तो आप खूबियां बताएं। अगर आपने बताया कि मोबाइल के साथ और मोबाइल के फ़ायदा नुकसान दोनों लिखूंगा, तो आप दोनों लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि उसके सिर्फ नुकसान बताएं, तो आप हर पहलू को, मनफी और मुस्बत, है ना, जिसको हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से रख सकते हैं, तो उस तरह से हमको निबंध के अंदर भी हमारा खाका जैसा बनेगा, हम वैसे लिखेंगे। लेकिन अगर मुझे आपसे कहे कि आइडियल क्या होना चाहिए, एकदम मिसाली, है ना, जिसको हम कहेंगे, तो वो क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आपको दोनों लिखना चाहिए, उसके फायदे और नुकसान। जिस तरह से प्रदूषण वाले जो वैचारिक निबंध था, उसके अंदर हमने क्या बताया था कि पहले समस्या को जाना था और उस समस्या का समाधान भी हमने मालूम किया था, उसी तरह हमको इसमें भी करना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम।
कि आजकल मोबाइल से हम रेल टिकट बुक करते हैं, हवाई जहाज का टिकट बुक करते हैं, होटलों के कमरे आदि भी बुक कर सकते हैं। मोबाइल हमें एसएमएस की सुविधा भी देता है। आज मोबाइल की सहायता से ऑनलाइन बिल भी अदा कर सकते हैं। यदि मोबाइल ना होता तो हमें उपयुक्त सुविधा जो आजकल मिल रही है वो ना मिलती। मोबाइल फ़ोन के ना होने से हमें कुछ भी, हाँ, मोबाइल फ़ोन होने से हमें कुछ लाभ भी होता है। तो लोग कार चलाते समय, पैदल चलते समय मोबाइल का उपयोग कर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। यानी मोबाइल चलाने से हमें कुछ फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है, इसलिए हम बचे, इन कामों को करने से बचे। अगर वो काम करने से हम बचेंगे तो पैदल चलते समय और कार और व्हीकल चलाते समय हम मोबाइल का उपयोग ना करें। आजकल लोग सेल्फी लेते लेते अपनी जान गंवा रहे हैं। ये दोष मोबाइल का नहीं है, ये तो हमारा दोष है कि टेक्नोलॉजी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर टेक्नोलॉजी का गलत यूज करेंगे तो फिर उसके अंदर हमारा ही खतरा है, हमारा ही नुकसान है। टेक्नोलॉजी का सही यूज हमको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी का सही यूज हमको कौन सिखाएगा, वो हमारी अपने अखलाक, हमारी तहजीब, हमारे वैल्यूज हमको सिखाएंगे। तो उससे हमको सीखना है। ये मोबाइल का दोष नहीं है, तो हमारा दोष है, क्योंकि हम मोबाइल का गलत उपयोग करते हैं। हमें मोबाइल का समुचित यानी सही, उचित, समुचित मतलब उचित, सही इस्तेमाल, उपयोग करना चाहिए। इस तरह से ये हमारा कल्पना प्रधान निबंध है, तो हम उसके अंदर इस तरह से हमने डील किया है। तो अब हम यहाँ पर हमने आज पूरा जो पांचों हिस्से हैं उसके पांचों को हमने देखा। हमने पहले आत्मकथात्मक, विचार, वैचारिक, और उसके बाद वर्णनात्मक, चरितात्मक और कल्पना प्रधान, पांचों निबंध के एक एक प्रकार को हमने यहाँ पर देखा। किस तरह से लिखना है उसको देखा। आप निबंध लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी आपकी किताब में लिखे हुए, वो भी आप पढ़ सकते हैं आप कभी भी। लेकिन मेरे ख्याल से जो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ये कि पहले हमको इन पांचों के अंदर से जो दो पूछ रहा है उन दोनों में से जो हमको लिखना है, हमको वो तय करना है। हम आपने तय कर लिए पहला काम। उसके बाद जब हम मजमून या निबंध लिखना शुरू करेंगे उससे पहले अपने दिमाग के अंदर एक खाका बना लें और उस खाकों के एतबार से हम अपना मजमून डील करते जाए। और तीसरी और अहम बात कि मजमून के अंदर साफ सुथरी हमारी हस्ताक्षर हो, राइटिंग हो। और दूसरा कि 3 से 4 पैराग्राफ हम बनाए और उसको सुवाच्य यानी साफ सुथरी लैंग्वेज के अंदर लिखने की कोशिश करें। अगर ये 3-4 बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आउट ऑफ नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप सब, मैं उम्मीद करता हूं आप सब इसकी ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे नंबर ज़्यादा लेने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।